हेलो एंड वेलकम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो रूस और जर्मनी के बीच जो हाल ही में तनाव देखने को मिला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये तनाव किस बात को लेकर है, इसके अलावा रूस और जर्मनी के बीच जो परियोजना चल रही है उस पर क्या असर पड़ेगा और उस परियोजना का लाभ क्या है, इसके अलावा हम बाल्टिक देशों के बारे में और इसी तरह की कई सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मोर और लेस जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, अक्सर सभी एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये होता ही है, तो उस टॉपिक के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टॉपिक जो है चर्चा में क्यों है। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में रूस और जर्मनी के बीच रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी को जहर देने को लेकर ये तनाव उत्पन्न हुआ है, ये तनाव शुरू हुआ है। और इसी संदर्भ में जर्मनी ने कार्रवाई करते हुए ये तनाव को बढ़ाते हुए रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जिसके प्रत्युत्तर में रूस ने जर्मनी पर इस मामले की जांच में देरी करने का आरोप लगाया है। ठीक है, तो ये तो हमने कॉन्टेक्स्ट देख लिया कि अभी ये तनाव का कारण क्या है, क्योंकि जो रूसी विपक्षी नेता हैं उनको जहर देने को लेकर तनाव है। रूस का कहना है कि जर्मनी कार्रवाई नहीं कर रहा है और जर्मनी का कहना है कि वो रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। अब ये पूरा मामला क्या है इसे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो अलेक्सी नावल्नी रूस के विपक्षी नेता और भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारक हैं। गौरतलब है कि अलेक्सी नावल्नी अभी फ़िलहाल बर्लिन के एक अस्पताल में कोमा में हैं। नेता कहाँ के हैं? रूस के हैं, रूसी विपक्षी नेता हैं। बर्लिन कहाँ पर है? ये जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और ये हॉस्पिटल में क्यों है, कोमा में क्यों है? क्योंकि इन्हें जहर दिया गया है। तो जर्मनी का ऐसा दावा है कि अलेक्सी नावल्नी को जहर देने के लिए सोवियत युग के नोविचोक नामक एक नर्व एजेंट का प्रयोग किया गया था। और जर्मनी के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया है कि रूस के अधिकारियों के द्वारा ये जो जहर है, घातक पदार्थ है, इसका प्रयोग पहले भी कई बार किया जा चुका है। जर्मनी जो वर्तमान में यूरोपीय संघ का अध्यक्ष है ने कहा है कि यदि रूसी अलेक्सी नावल्नी मामले में स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, अगर रूस स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है तो वह यूरोपीय संघ की बैठक में रूस के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों की चर्चा करेगा। और इन प्रतिबंधों में सबसे ज़्यादा नाम जिसका लिया जा रहा है वो प्रतिबंध हो सकता है नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो है रूस और जर्मनी के बीच एक परियोजना है। इस पर प्रतिबंध के लिए जर्मनी चर्चा कर सकता है। तो इसी तनाव के चलते ये जो परियोजना है ये काफ़ी सुर्खियों में आ गई है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये परियोजना के बारे में जानना। किस मामले को लेकर तनाव है, थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए, पर इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉर्ड स्ट्रीम 2। और एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जानने लायक है कि रूस के ख़िलाफ़ इस तरह के इल्ज़ाम पहले भी लग चुके हैं कि जब भी कोई अपोजिशन का कोई नेता कुछ बोलने की कोशिश करता है या भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कुछ सबूत लेकर आने की ऐसी कोशिश करता है, तो रशिया के ऑफिसर्स इस तरह की कुछ हरकतें करते हैं या उन्हें मारने का कुछ ट्राई करते हैं। ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं पहले भी। और अगर ऐसा सच में सिद्ध हो जाता है तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग तरह से मोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका वैसे भी रूस का राइवल हमेशा से ही रहा है। तो वो तो खैर पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो गई है। अभी हम नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। तो इस ऊर्जा निर्यात परियोजना के तहत बाल्टिक सागर यानी कि बाल्टिक सी के माध्यम से रूस से जर्मनी तक लगभग 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन का निर्माण करना है। तो ये एक परियोजना है नॉर्ड स्ट्रीम 2। कहाँ से कहाँ तक की है? बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस से जर्मनी तक एक पाइपलाइन के निर्माण की ये एक परियोजना है। पाइपलाइन कितनी? 1200 किलोमीटर की। तो ये आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में लाइन आपको दिख रही है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, और जो ऑरेंज कलर में पाइपलाइन दिख रही है ये प्रस्तावित है नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। तो रशिया से लेकर जर्मनी तक ये पाइपलाइन जाने वाली है बाल्टिक सी से होते हुए। बाल्टिक सी आप यहाँ बीच में देख रहे होंगे, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इससे सीमा अपनी साझा करती हैं, सीमा लगाती हैं बाल्टिक सी से। जैसे कि आप देख रहे होंगे जर्मनी है, पोलैंड है, रशिया है, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बाल्टिक सी से अपनी सीमा साझा करती हैं। बाल्टिक सी के बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। तो बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो कि डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड, रूस और उत्तर व मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ है। और इनमें यहाँ पर जो 3 कंट्रीज़ आप देख रहे हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इन तीनों कंट्रीज़ को मिलाकर बाल्टिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है।
तो बाल्टिक कंट्रीज़ की बात आई है तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 कंट्री शामिल हैं। तो नाम याद रखिएगा, बाल्टिक कंट्रीज़ किन्हें कहा जाता है? जो बाल्टिक सी है उसके लगते हुए 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये इन तीनों कंट्रीज़ को ही मिलाकर कहा जाता है बाल्टिक कंट्रीज़। बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर से घिरे हुए हैं, जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम रखा गया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, और न सिर्फ ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ बल्कि 15 गणराज्य, टोटल 15 गणराज्य थे जो सोवियत संघ का पार्ट हुआ करते थे। सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। आपने कोल्ड वॉर का पीरियड अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा यूएसएसआर हुआ करता था, 15 गणराज्यों से मिलकर एक संघ था वो। लेकिन क्या हुआ, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, और ख़त्म भी किस तरह से हुआ था कि यूएसएसआर का विघटन हो गया था। यूएसएसआर जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, वो सारी कंट्रीज़ अलग हो गई थी यूएसएसआर से। तो 1991 में उसी समय पर ये जो 3 बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों भी यूएसएसआर से अलग हो गई थी और स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और आज जो हम रशिया देखते हैं, रूस देखते हैं, वो उत्तराधिकारी है यूएसएसआर का ही। ठीक है, अब आगे थोड़ी और चीज़ें देखें तो बाल्टिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नहीं है। हालांकि एस्टोनिया खनिज तेल उत्पादक है, लेकिन इस क्षेत्र में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। इस परियोजना का निर्माण पहले से ही निर्मित नॉर्ड स्ट्रीम के साथ किया जाएगा, जिससे बाल्टिक सागर के माध्यम से प्रति वर्ष 110 बिलियन क्यूबिक मीटर तक गैस की मात्रा को दोगुनी हो जाएगी। हमने देखा था ना, पीछे 2 लाइन्स थी, एक ग्रीन कलर में थी और एक ऑरेंज में थी। तो ग्रीन वाली जो लाइन थी वो पहले से एग्जिस्ट करता है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन वो पहले से ही है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन अब बनाने की परियोजना है जर्मनी और रूस के बीच, लेकिन अब उस पर खतरा मंडरा रहा है बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। अभी थोड़े देख लेते हैं लाभ क्या है इस परियोजना के। इस परियोजना का उद्देश्य यूरोप को स्थायी गैस आपूर्ति प्रदान करना है, जबकि इस परियोजना के माध्यम से रूस को प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय गैस बाजार तक पहुँचने का अवसर मिल जाएगा। रूस, हमें पता है कि बड़ी मात्रा में वहाँ पर गैस का एक उत्पादक देश है रूस। तो यूरोप को गैस की आपूर्ति की जा सके पर्याप्त मात्रा में, इसके लिए ये पाइपलाइन परियोजना का प्लान किया गया है। और ये जो गैस पाइपलाइन है, इससे डायरेक्ट रूस कनेक्ट हो सकता है यूरोप की कंट्रीज से। इस परियोजना का प्रस्तावित मार्ग 3 अन्य देशों फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के प्रादेशिक जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र से होकर गुजरता है। मुझे याद है हमने एक बार साउथ चाइना सी के बारे में थोड़ा किसी वीडियो में डिस्कस किया था, और वहाँ पर हमने देखा था कि हर एक देश का एक प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है। मतलब समुद्री सीमा जो भी देश की लगती है, उस समुद्री सीमा में कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो उसके कंट्रोल में होता है, उसके अंडर में होता है। और साउथ चाइना सी में इसीलिए कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहती है, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए हमेशा बना रहता है सभी देशों के बीच, क्योंकि सभी देश क्लेम करते हैं कि ये प्रादेशिक जल क्षेत्र किसी एक कंट्री का है या किसी दूसरी कंट्री का है। और काफ़ी बड़े क्षेत्र पर चाइना कब्ज़ा करता है, चाइना अपना क्लेम करता है। तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ क्योंकि बाल्टिक सी के साथ सीमा साझा करती हैं, सीमा लगाती हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ का प्रादेशिक जल क्षेत्र भी आता है और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आता है। तो 3 कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, जिनके प्रादेशिक जल और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर ये पाइपलाइन गुजरती है। तो क्योंकि इन देशों का प्रादेशिक जल भी उसके अंदर आता है, तो इसीलिए इन देशों की सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को पाइपलाइन में निवेश और रोज़गार से आर्थिक रूप से लाभ होगा। और क्योंकि गैस पाइपलाइन की बात हो रही है तो मुझे एक चीज़ और याद आ रही है। अभी कुछ समय पहले ही पावर ऑफ साइबेरिया, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये क्या था, ये भी एक गैस पाइपलाइन ही थी। और ये गैस पाइपलाइन कौन से देशों के बीच थी? जैसे नॉर्ड स्ट्रीम हमने देखा रूस और जर्मनी के बीच में गैस पाइपलाइन है, तो इसी तरह से पावर ऑफ साइबेरिया ये रूस और चीन के बीच गैस पाइपलाइन है, जिसमें रूस के द्वारा गैस का निर्यात किया जाएगा चीन को। ठीक है, तो कुछ समय पहले ये भी न्यूज़ में था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं थोड़ी सी सुरक्षा से संबंधित क्या चिंताएं या फिर क्या आलोचना है इस पाइपलाइन के बारे में। तो इस परियोजना कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के पूर्वी पड़ोसियों जैसे पोलैंड और चेक गणराज्य आदि ने आलोचना की है। इन देशों का मानना है कि साझा बाजार के लिए रूस पर निर्भरता यूरोपीय संघ के रणनीतिक हितों के लिए खतरा है। और वैसे भी राइवलरी हैं दोनों, अमेरिका और रूस, तो फिर कैसे अमेरिका किसी चीज़ की तारीफ़ कर सकता है रशिया अपनी राइवलरी की। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका को इससे प्रॉब्लम है।
और यूरोपीय संघ की कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जिन्हें इससे प्रॉब्लम है, और उनका कहना है कि इससे यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो गैस के लिए या फिर अपनी ऊर्जा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर हो जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। यह पाइपलाइन रूस को बाल्टिक सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने और विभिन्न देशों के नौसैनिक जहाज़ों की गतिविधियों से संबंधित सैन्य सूचनाएं प्रसारित करने में सक्षम बनाएगी। तो ये भी काफ़ी अमेरिका के द्वारा रूस पर इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि जो रूस है वो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करता है अपनी सैन्य गतिविधियों को चलाने के लिए। तो ये भी एक इल्ज़ाम इसमें शामिल है और ये भी एक चिंता इसमें शामिल है जो कि सुरक्षा से संबंधित है। और इसी के चलते ऐसी कई सारी यूरोप की कंट्रीज़ हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका भी है जो कि ये जो परियोजना है इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। और जर्मनी और रशिया के बीच ये जो चल रहा है अभी तनाव, ये कहाँ तक जाता है ये आगे देखने को मिलेगा, और जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उसके बारे में हम बात करते रहेंगे किसी न किसी वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।